शामली से आपको बता रहे हैं, जहां शनिवार को यूपी के कई जनपदों में राष्ट्रीय लोकदल का धरना प्रदर्शन देखने को मिला। राष्ट्रीय लोकदल पार्टी पूरे प्रदेश में किसान क्रांति दिवस कार्यक्रम का आयोजन कर रही है और कार्यक्रम के दौरान जनपद की प्रत्येक तहसील पर राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं द्वारा धरना प्रदर्शन कर अपना 9 सूत्रीय मांगों का एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपा, जिसमें मुख्य मुद्दे बकाया गन्ना भुगतान और सरकारी विभाग में बकाए सरकारी विभागों द्वारा आम जनमानस को परेशान करना आदि मांगे शामिल रही थी। 3 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं, जहां शामली, बागपत, कैराना में किस तरह से आरएलडी कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इस दौरान आरएलडी नेताओं ने मौजूद सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है और आरएलडी कार्यकर्ताओं का कहना है कि राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं का जो वायदा किया गया था, पार्टी की जो वायदे किए गए थे, उन वायदों पर सरकार खरी नहीं उतरी है। 14 दिन के अंदर गन्ना भुगतान का वायदा किया गया था, वह वायदा भी पूरा नहीं हो पाया है और अभी तक किसानों का करीब 500 करोड़ रुपया बकाया है। और मंत्री जी पहले बकाए को जोड़कर किसानों का भुगतान की बात कह रहे हैं, जो सिर्फ एक जुमला है और कुछ नहीं है, जबकि पिछले 4 सालों में किसानों की कमर टूट चुकी है और किसानों पर बकाया है। उनको लेकर लगातार किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। लिहाजा उस बकाये को लेकर किसी भी प्रकार का दबाव किसान पर न बनाया जाए। गन्ने का मूल्य किसान परामर्श समिति से सलाह लेकर और गन्ने की पैदावार करने में आने वाली लागत के आधार पर तय किया जाए। पूरे उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल इकाई ने गन्ना किसानों की मांग को लेकर 9 प्रमुख मांगे जिसमें हैं, तो उन सब को लेकर हर तहसील स्तर पे धरना प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। किसान, मजदूर, बेरोजगार नौजवान, सरकारी कर्मचारी, हर वर्ग सरकार से परेशान है, जिनकी लड़ाई आदरणीय जयंत चौधरी जी 2022 में मजबूती से लड़ते हैं, सत्ता परिवर्तन का काम करेंगे और गरीब, किसान, मजदूर, बेरोजगार नौजवानों को अच्छी सरकार देंगे, एक अच्छा माहौल देंगे, उनके भविष्य के लिए काम करेंगे। ये धरना हमारे जो राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी हैं, उनके आह्वान पर ये सभी तहसीलों में जो धरना दिया जा रहा है। इसमें मुख्य 9 बातें हैं हमारी। इसमें सबसे मुख्य बात ये है कि जो हमारे गन्ने का मूल्य भुगतान अभी तक नहीं हुआ है, लगभग 500 करोड़ हमारे इस जिले का बकाया है और मंत्री जी जो है बकाया भुगतान का जो है वर्णन पिछले 5 वर्ष के एक साथ जोड़कर करते हैं, ना कि ये बताकर कि किस मिल पर कितना अब वर्तमान में बकाया है, उसे जुमले की तरह बताते हैं। वो बकाया हमारा अविलंब भुगतान किया जाए और जब तक हमारा भुगतान न हो तब तक हमारे जो किसानों पर जो पिछले 4 साल में हमारे किसानों की रीढ़ टूटी है, उनके जो बकाए सरकारी देय हैं उनको जो है रोका जाए। जैसे हमारे बिजली के बिल है, समितियों के, बैंकों के बकाए हैं किसानों पर, उन सबको जो है उनकी जो है वसूली को रोका जाए। और गाँव में जो बिजली के जो छापेमारी की जा रही है उत्पीड़न के तौर पर, फिर उनको जो है नेताओं के चक्कर काटने पड़ते हैं और ये विद्युत देय जो हमारी बहुत ज़्यादा दरें बढ़ाई गई है, इनको कम किया जाए और हमारे गन्ने मूल्य का भुगतान किसानों की एक परामर्श समिति के माध्यम से उनसे सलाह मशवरा लेकर उसकी लागत मूल्य को जोड़कर उसको जो है घोषित किया जाए, ना कि हमारे साथ ये मजाक बना करके हमने 5 रुपये बढ़ा दिए FRP में। ये जले पे नमक छिड़कने का इन्होंने काम किया है, क्योंकि हमारा गन्ने का मूल्य का भुगतान अभी पंजाब में 50 रुपये बढ़ा है। यदि ये वास्तव में किसान हितैषी हैं तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये अपने विधानसभा में दिए हुए वायदे के अनुसार गन्ना मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी अपने बयान के अनुसार और पंजाब के गन्ना मूल्य को ध्यान में रखते हुए उसकी लागत के अनुसार किसान को गन्ना मूल्य भुगतान 350 से ऊपर दें, तो हम मानेंगे कि किसान के बारे में इन्होंने सोचा है। लगातार किसान वहाँ बॉर्डर पर बैठे हैं, वो उनकी काफ़ी लगभग 600 के करीब किसान शहीद हो चुके हैं। दुर्भाग्य इस देश का ये है कि किसानों की ऐसी स्थिति कभी अंग्रेजों की सरकार में नहीं हुई, जिस तरह की स्थिति इन्होंने अब आज के हालात में कर दी है किसानों की। प्रदेश की हर तहसील में राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से धरना दिया जा रहा है और राष्ट्रीय लोकदल की मांगे है 9, जैसे गन्ने का पेमेंट,
बिजली, पेट्रोल, डीजल, बेरोजगारी, महिलाओं पर अत्याचारी और गन्ने पर कोई एक पैसा सरकार का 4 साल से बढ़ा नहीं। अगर ये सरकार हमारी ये मांग नहीं मानेगी तो प्रदेश में जो जनता इनके खिलाफ होने का काम कर रही और राष्ट्रीय लोकदल का एक कार्यकर्ता, एक नेता गांव में जाने का काम करेगा और इस सरकार का जो महंगाई पे, जो गन्ने के पेमेंट पे, जो किसी भी चीज पर इस सरकार ने आज तक जनता का साथ नहीं दिया और जनता को बर्बाद करने का काम किया है, राष्ट्रीय लोकदल गांव में जा घर घर जाकर इसके बारे में बताएगी। इस गति से आ रहे अनियंत्रित ट्रक ने एक बाइक सवार 2 युवकों को कुचल दिया है। मौके पर ही मौजूद लोगों ने दोनों घायलों को शामली के जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया है, जहां पर डॉक्टरों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया है, जबकि दूसरे युवक का उपचार किया जा रहा है। घटना के बाद ट्रक चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। हम शोरूम से निकले, ये कहने लगा कुछ काम है इधर, तो जब मां मंदिर के पास है तो पीछे से ट्रक आया, वो स्पीड में था बहुत, तो उसने पीछे से टक्कर मारी, गिर गया वो। अच्छा, क्या नाम था इनका? कहाँ के रहने वाले थे? ये पंजाबी का। क्या काम करते थे? मारुति में पद क्या था इनका? टीम मैनेजर। टीम मैनेजर थे। एक तरुण नाम की अभी आए थे और इनका जो एक्सीडेंट ट्रक से हुआ है, उनको बहुत गंभीर चोटें थी, तो इनकी जो है यहाँ पर जब लाए गए तो मरता लगता। अच्छा, सूचना वगैरह पुलिस को गई है सर? हाँ, इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई है। और गाजियाबाद थाना इंदिरापुरम पुलिस एवं साइबर पुलिस ने ईपीएफ के नाम पर ठगी करने वाले साइबर अपराधी गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा जनपद में लगातार धोखाधड़ी करने वाले लोगों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस ने 3 साथी अपराधियों को खोड़ा अंडरपास के गिरफ्तार किया है। इस मामले में एसपी सिटी ज्ञानेंद्र कुमार ने बताया कि यह अभियुक्त 2012 से फर्जी नाम पते पर सिम खरीदकर फर्जी खाता खुलवाकर इंटरनेट के माध्यम से सरकारी रिटायरमेंट कर्मचारियों अधिकारियों का डाटा प्राप्त कर फर्जी नंबरों से कॉल करते थे। इंदिरापुरम पुलिस और साइबर सेल के माध्यम से ठगी करने वाले बड़े गैंग का खुलासा किया गया है, जिसमें 3 अपराधियों को पकड़ा गया है, जो उनसे 14 मोबाइल फोन, 33 एटीएम और पासबुक, आधार कार्ड, तमाम ये सामग्री जो वो लोग फ्रॉड में यूज करते थे, उसको बरामद किया है। कैश की भी रिकवरी हुई। इनके तमाम खाते हम लोगों को मिले हैं, खातों को फ्रीज करा दिया गया है और जो भी इनके खाते में पैसे हैं वो सबका हम लोग हिसाब करके फिर उसको अलग अलग जिनसे भी फ्रॉड किया इन लोगों ने उनको हम लोग दिलवाएंगे। सर, इन तरीके से ठगी किया करते थे ये ईपीएफ खाते, ईपीएफ कर्मचारी जो रिटायर्ड हो जाते हैं उनको ईपीएफ फंड दिलवाने के नाम पर उनको फोन कराते थे किसी लड़की के माध्यम से, और कि आपकी मैच्योरिटी हो गई है और हम आपको फंड दिलवा देंगे। ईपीएफ को मतलब ईपीएफ ऑफिस से मैं बोल रहा हूँ ऐसा कहते थे, तो इनके इस जाल में लोग फंस जाते थे, क्योंकि ज़्यादातर रिटायर्ड कर्मचारी क्या सभी रिटायर्ड कर्मचारी से ही ये ठगी करते थे। तो ये पूरा इनका सिस्टम। सर, डाटा कहाँ से मिलता था इन्हें? जो रिटायर्ड लोगों का डाटा कहाँ से मिलता था, उनके नंबर कैसे मुहैया होते थे? किसी सरकारी ऑफिस से ही इनको डाटा मिलता रहा होगा, उसके बारे में हम लोग और जानकारी कर लेंगे कि ये डाटा कहाँ से लेते हैं या फिर मैनुअली इनको ये डाटा मिलता है, कैसे मिलता है इसकी जानकारी होगा। क्या अपराधी के इतिहास है? ये एक अपराधी है जो गैंग लीडर है घनश्याम, इसके खिलाफ हैदराबाद में मुकदमा दर्ज है 2015 में। अन्य पूरे चूंकि ये नेशनल लेवल पे ज़्यादातर गुजरात महाराष्ट्र के लोगों को ये फंसाते थे इस अपने अपराध में, तो वहाँ पर और हम लोग इनके क्राइम के बारे में और पता करें। और खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां मुजफ्फरनगर पुलिस ने सातिल लुटेरे गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के पास से 3 देसी तमंचे, 2 सैमसंग के मोबाइल और 1 मारुति वैगनार कार और लूटे हुए 68,000 रुपए बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक इन गिरोह के सदस्य अपने कार में लिफ्ट देने के बहाने राहगीरों को बिठाते थे और फिर मौका देखकर पैसे और मोबाइल लूट लेते थे। 26 अगस्त की देर रात नई मंडी क्षेत्र के जानसठ रोड पर इस गिरोह के सदस्यों ने जानसठ जा रहे एक व्यापारी को लिफ्ट देकर लूट की घटना को अंजाम दिया था। बदमाशों ने व्यापारी से 8,000 रुपए की नकदी, 2 सैमसंग के मोबाइल लूट लिए थे। एक वैगनार कार वहाँ खड़ी थी जिसमें 4 लोग बैठे थे, जिससे
अनिल कुमार और उनके साथी द्वारा लिफ्ट ली गई थी। और जब वो गाड़ी में बैठ गए तो अंदर बैठे हुए चारों व्यक्तियों द्वारा उनसे और उनके साथी से 2 मोबाइल फ़ोन और करीब 40,000 रुपये लूट लिए थे और उसके बाद इन लोगों को छोड़ दिया गया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार तत्काल टीमें गठित करके घटना का अनावरण के लिए प्रयास किया गया। 28 तारीख की रात में उपरोक्त घटना का सफल अनावरण कर लिया गया है, जिसमें उक्त घटना को कारित करने वाले चारों व्यक्ति अरेस्ट कर किए गए हैं। एक वैगनार कार लाल रंग जिससे कि ये घटना कारित की गई थी वो भी बरामद हुई है और लूटे गए 2 सैमसंग फ़ोन और करीब 36,800 रुपये भी बरामद हुए। सर बताया कि चोर काफ़ी पढ़े लिखे थे। हाँ, ये अभी संज्ञान में आया है कि ये जो लोग इन घटना को अंजाम दिया है वो पढ़े लिखे और शिक्षित लोग हैं। और खबर यूपी के कासगंज से है, जहां तेज बुखार का कहर देखने को मिला है। तेज बुखार ने 3 लोगों की जान ले ली है। घटना जनपद कासगंज के पटियाला की है। बुखार आने से कस्बा में 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं भैरगैन में बुखार से एक महिला की मौत हो जाने से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा है। बुखार के चलते फतेहगढ़ और अलीगढ़ वगैरह दिखाया गया। एंड में ये हुआ कि आज दोनों ही लोगों की मृत्यु हुई। तो वैसे क्या बुखार से अन्य घरों में भी लोग पीड़ित हैं क्या? जी हाँ, आजकल बुखार बहुत चल रहा है। लोग सुरक्षा रखें अपनी, और मैं तो ये कहूँगा कि सभी लोग वैक्सीन लगवाएं और इससे सुरक्षा प्रदान करें। और मथुरा में योगराज भगवान कृष्ण के 5248वें जन्म उत्सव को बेहद भव्य बनाने के लिए मथुरा प्रशासन द्वारा तैयारी की जा रही है। मथुरा आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई समस्या न हो, इसके लिए 14 पार्किंग स्थल बनाए गए हैं, जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी से करीब 3 किलोमीटर की दूरी लेकर 1 किलोमीटर की दूरी तक बनाए गए हैं। प्रशासन का मानना है कि जो बड़े वाहन होंगे उन्हें शहर के बाहर ही रोक दिया जाएगा, लेकिन छोटे वाहनों को जन्म स्थान के बेहद करीब बनी पार्किंग में रोका जाएगा। इसके साथ ही भगवान कृष्ण की लीलाओं का लगातार यह मंचन किया जाएगा, जिसके लिए मथुरा के रामलीला ग्राउंड में एक भव्य और दिव्य पंडाल का निर्माण किया गया है। भगवान कृष्ण की ब्रज की लीलाओं को दर्शाया जाएगा और लीलाओं का मंचन करने के लिए ब्रज के साथ साथ बाहर के कलाकारों को भी आमंत्रित किया गया है, जिसमें यहां आने वाले श्रद्धालुओं को भगवान की उम्र लीलाओं के बारे में बताया जा सके, जो भगवान कृष्ण ने ब्रज में रहकर की। वैसे तो भगवान कृष्ण ब्रज के कण कण में वास करते हैं और हर जगह उन्होंने लीलाएं की है। योगीराज भगवान की लीलाओं का मंचन करने के लिए एक दिव्य भव्य पंडाल का निर्माण यहाँ किया गया है। सांस्कृतिक कार्यक्रम काशी में जो रामलीला मैदान है वहाँ पर किए जाएंगे, बस तीर्थदास परिषद के द्वारा किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त भी विभिन्न स्थानों पर जनपद में मंचों के माध्यम से जो श्री कृष्ण जी की लीलाएं हैं या अन्य जो सांस्कृतिक कार्यक्रम ब्रज की धरोहरें हैं उनके माध्यम से लोगों तक पहुँचाई जाएंगी। इस दौरान कोविड का प्रोटोकॉल का अनुपालन करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना है कि यदि हम सामाजिक दूरी और कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स का अनुपालन करते रहे तो हम इस बीमारी से बच सकते हैं। तो इस समय जो यूपी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं इसके अंतर्गत जो ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर 3% से अधिक पॉजिटिविटी रेट है, उन सभी स्टेट से आने वाले लोगों के लिए ये रिक्वायरमेंट होगी कि वो या तो कोविड की दोनों वैक्सीन लगाए जाने का एक सर्टिफिकेट लाएँ अथवा कोविड-19 के नेगेटिव होने का RT-PCR टेस्ट का जो रिपोर्ट है वो पिछले 72 घंटे की यानी 3 दिन की प्रस्तुत करें। इन्हें मिलाने के लिए लाए हैं क्योंकि एक साल से मिले नहीं थे, इसलिए इनके जन्म पे इन्हें मिलाने के लिए मिले। बहुत अच्छा उमंग लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है सब। यहाँ भीड़ काफ़ी है, डेकोरेशन किस तरह की आपको लगी है? डेकोरेशन बहुत अच्छी है, पूरे मथुरा में डेकोरेशन बहुत अच्छी हो रही है इस वजह से जन्माष्टमी। बहुत ज़्यादा खुशी की अनुभूति हो रही है और इस कोरोना काल में भगवान ही है जो हम सबका संकट मिटा सकते हैं, इस संकट की घड़ी सबको उबार सकते हैं। और भगवान करे इस जन्माष्टमी के बाद ये रोग है ये संसार से हट जाए और हम सब फिर दोबारा से यहाँ पे जैसे पहले रहते थे वैसे रहना चाहिए। जन्माष्टमी करीब है, कैसी उमंग कैसा उत्साह है भगवान के जन्मोत्सव को लेकर? बहुत ज़्यादा है, आप जैसा देख सकते हैं भीड़ से यहाँ जो जनता है इतनी सारी, उन सबके मन में बहुत खुशी की लहर है। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए आप न्यूज़ 80 के साथ। नमस्कार।